हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 15 मार्च 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर आपको ऑब्वियसली कुछ कॉमन आर्टिकल्स होंगे जो दिखाई देंगे, जिनको हम केवल एक ही न्यूज़पेपर से करेंगे, जिसमें भी वो ज़्यादा डिटेल से वहाँ पर बताए गए होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है पोल्स बॉन्ड 22 फॉर्म डोनेटेड ओवर 100 करोड़ बीजेपी कोर्ट हाईएस्ट शेयर। देखिए, बहुत दिनों से एक मुद्दा चल रहा था। क्या था मुद्दा था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 2025 के यहाँ पर आपके प्रीलिम्स के लिए भी और साथ ही में मेंस के लिए भी आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्कीम थी जो कि 2017 में लाई जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड। और ये क्या स्कीम थी, चलिए मैं आपको प्रीलिम्स के लिए इसका रिवीजन करवा देती हूँ कि देखिए क्या होता है। 2017 में अरुण जेटली जी एक स्कीम लेके आते हैं, जो उस समय पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो इलेक्शन जो वहाँ पर डोनेशन होती थी इलेक्शन किसी भी पार्टीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, उसके सारे के सारे स्ट्रक्चर को ही बदल देते हैं। अब स्ट्रक्चर बदलते हैं तो क्या नया आता है, पहले जो डोनेशन होता था वो एक्चुअली में आप लोग ऐसे ही कर सकते थे, जिसको चाहे उसको दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर लेकर आई जाती है अनोनिमिटी। अनोनिमिटी का मतलब होता है कि आप लोगों को छुपा कर, किसी को नहीं पता चलेगा किसने डोनेशन दिया है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा था ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी परेशान ना करे, किसी को भी ये ना बोले कि वो लोग हमें पैसे दीजिए कोई कंपनी वगैरह के लिए। अब यहाँ पर अमेंडमेंट होता है इलेक्टोरल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो एक्ट आता है, और उसमें अमेंडमेंट करके जो नया हमारे पास सिस्टम आता है, इसमें निकल कर आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते थे वो एक्चुअली में, देखिए, बॉन्ड का या सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। आपने कभी शेयर मार्केट या जो आपकी जीएस पेपर 3 है उसमें ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि कुछ सिक्योरिटीज़ होते हैं, कुछ बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड यानी कि एक तरीके का अग्रीमेंट या फिर एक ऐसा कागज़ जिसके ऊपर ये प्रॉमिस किया गया है कि इतने पैसे हम आपको दे देंगे, ये होता है कोई बॉन्ड। अब ये बॉन्ड आपको कहाँ से लेना था, एसबीआई बैंक से ही मिलेगा, केवल और कहीं से ही आपको नहीं मिल सकता था। इसमें ये मिलता था डिनोमिनेशन के अंदर, जैसे 1000 का मिलेगा, या फिर आपको 10,000 रुपये का एक बॉन्ड खरीद सकते हो आप, या 1 लाख का खरीद सकते हो, वट एवर अमाउंट, जितना भी बड़े अमाउंट में आपको खरीदना आप खरीदिए। उसके ऊपर आपको मिलते थे 15 दिन का समय, कि 15 दिनों के तहत जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ये डोनेट करना चाहते हो, उसी पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट से आप इसको लिंक करवा दीजिए, जमा करवा दीजिए। अदरवाइज ये क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। यानी कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर किसी ने भी इसको जमा नहीं करवाया तो अब इसकी मान्यता नहीं होगी। क्या इस पे जिसने खरीदा उसका नाम होता था? नहीं, उसका नाम बिल्कुल भी इस पर नहीं होता था। और इसी वजह से इसमें क्या रहती थी, अनोनिमिटी रहती थी। जो भी यहाँ पर विक्रेता था, जो भी खरीदने वाला था, वो हमेशा एनोनिमस रहेगा। तो ये एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लो आए सुप्रीम कोर्ट के पास। 2023 में हम देखते हैं ये मुद्दा पहुँचता है। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि देखिए, ये जो स्कीम है ये गलत है, इसके अंदर करप्शन के ज़्यादा चांसेस हैं, और कम से कम आपको इलेक्शन कमिश्नर को तो इस चीज़ की पूरी आपको वाकया जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो बताना ही पड़ेगा कि इलेक्शन कमिश्नर को कितना उनको फंड आया, कहाँ से उनको फंड आया है। ये होने के बाद में अब सुप्रीम कोर्ट के पास एसबीआई 2 दिन पहले जाता है और कहता है कि हमें जो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर रिपोर्ट देनी है, डिटेल्स देनी है, उनके लिए हमें जुलाई तक का टाइम दे दीजिए। मे बी क्योंकि इस साल इलेक्शन होने वाले हैं तो शायद ऐसा कुछ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना किया। बोला क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है ही, डिटेल्स हैं ही, तो आपको समय नहीं दिया जाएगा। 12 मार्च की वो यहाँ पर रात है जिस दिन आपको पूरा का पूरा जो भी डिटेल है इलेक्शन कमीशन तक पहुँच जानी चाहिए। ये पहुँच जाती है और 14 तारीख को इलेक्शन कमीशन इसको पब्लिकली पब्लिश भी कर देते हैं। उनमें से हमें पता चलता है कि टोटल 1 साल का अगर हम पिछले साल का निकालें तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं डोनेशन के अंदर। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो मिले हैं यहाँ पर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को। उनको कितना मिला है, ऑलमोस्ट 6 करोड़ 60 लाख यहाँ पर पैसे मिले हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, उनको 1600 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले। कांग्रेस को लगभग 1400 करोड़ रुपए मिले हैं।
और ये जो एक्ट मिला है यहाँ पर, इस एक्ट के तहत में हम देख पाते हैं कि कैसे ये जो डाटा है अभी तक का एक्चुअली में ये कितना ज़्यादा बड़ी वैल्यू में दिया गया है। इसमें कुछ ऐसे नाम आए हैं जिन्होंने रिपीटेडली यहाँ पर पैसे दिए हुए हैं, रिपीटेड उन्होंने इसमें पॉलिटिकल जो दान है वो किया हुआ है। ऐसे बहुत बहुत लोगों का नाम आया, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट थे जो फैक्ट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, कब ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं, कब इसको लाया गया था, अब ये ख़त्म हो चुकी है। मेंस के लिए आपसे पूछा जाएगा कि ये सिस्टम इतना ख़राब था क्यों और इसकी जगह पर अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। सो ये आपको सोल्यूशन भी बताना और प्रॉब्लम क्या थी इसमें वो भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है CAA एंड स्टेटस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। देखिए CAA के ऊपर लगातार 3-4 दिनों से हम लोग बातें कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इसके सारे इतिहास को समझ चुके हैं। अभी हमें समझना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उसकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है और क्या लीगल उसके सामने चैलेंजेस फिलहाल में है। देखिए CAA जो है वो एक फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप है जिसके अंदर अनडॉक्यूमेंटेड, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे इमिग्रेंट है 3 देशों से। किन किन देशों से वो है? देखिए एक तो उनको नॉन मुस्लिम होना चाहिए और नॉन मुस्लिम होने के साथ साथ वे 3 कंट्रीज से हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अफ़गानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो। तो ये 3 नेबर कंट्री से अगर वो इंडिया में आए हैं, नॉन मुस्लिम है, तो उनको थोड़ा फास्ट तरीके से, थोड़ा स्पीडली उनको सिटीजनशिप मिलेगी। कब से पहले उनको इंडिया में एंट्री करनी चाहिए? 2014 से पहले वो इंडिया के अंदर रहते हों। अब उनके लिए थोड़ा सा आसान इसको बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी इसको किया जा रहा है किसके द्वारा? होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपसे यूजुअली प्रीलिम्स के अंदर ऐसे पूछी तो नहीं जाती है कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है, बल्कि जब सवाल आता है तो लिख दिया जाता है कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनियन और होम मिनिस्ट्री, या फिर कौन इसको कर रहा है। तो इसीलिए कोई स्टेटमेंट ऐसे बना देते हैं कि वो आप आगे से पढ़ेंगे पार्शली वो आपको ठीक लगेगी, पीछे से पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कुछ गलतियाँ या गलत उन्होंने डाल दिया हो, तो पार्शली वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। देखते हैं यहाँ पर क्या बातें की जा रही हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर आपकी जो सिटीजनशिप का प्रोसेस है उसको ईज्ड किया गया है, आसान बनाया गया है। तो जो न्यू रूल्स हैं अभी CAA के, उसमें प्रोसेस को काफ़ी आसान किया है। उसके लिए आपको कोई भी वैलिड पासपोर्ट या कोई भी इंडिया के अंदर आने का वैलिड वीज़ा नहीं चाहिए। आप अगर पाकिस्तान से आए हो और आप लोग छुप कर इंडिया में घुस भी गए हो तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको कोई ऐसे वैलिड पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आपके एंसेस्टर्स को, जो आपके पूर्वज हैं, उनको बता सकता है, प्रूव कर सकता है कि वो लोग पाकिस्तान से थे, अफ़गानिस्तान से थे, एनीवेयर जो ये 3 कंट्रीज़ हैं इनमें से किसी भी जगह पे थे, तो भी आपको यहाँ पर क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल जाएगी अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो एक सर्टिफिकेट आप एक लोकल बॉडी मेंबर से यहाँ पर लेके आ सकते हो, उसको वीज़ा की तरह मांग लिया जाएगा। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कोई चैलेंजेस हैं? हाँ, इसके अंदर एक्चुअली में एक पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में और आर्ग्यू ये किया गया है कि जो CAA है वो एक्चुअली के अंदर आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान का, उसको तोड़ता है। कैसे तोड़ रहा है? क्योंकि आर्टिकल 14 आपको पता है हमारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? 12 में तो खुद ही ऑब्वियसली डेफिनेशन दी हुई है और 32 खुद में एक आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है, जो कि क्या है? सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो अगर आपके कोई आर्टिकल को, आपके कोई मौलिक अधिकार को किसी को भी तोड़ता है तो। उसके बीच में हम हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं और उनमें से जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, यानी कि आपको समानता का अधिकार है। ये कहते हैं कि जब आप यहाँ पर समानता देना चाहते हो तो आप सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, जो नॉन मुस्लिम मेंबर वहाँ से आ रहे हैं, उन्हीं को क्यों दे रहे हो? यहाँ पर मुस्लिम अगर कोई आ रहा है, उसका प्रोसिक्यूशन अगर हो रहा है तो उसके साथ तो ये समानता का अधिकार नहीं किया जा रहा है। तो इसी वजह से पिटीशन लगाई गई है। हालांकि सवाल ये भी उठता है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी देखा जाए तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए क्योंकि ये जो आ रहे हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, यानी कि इस्लाम उन्होंने अपना रिलीजन माना हुआ है। इंडिया क्या है? कोई रिलीजन हमारा नहीं है स्टेट का, हम लोग सेक्युलर कंट्री है। हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को हम बराबर का सम्मान देते हैं और स्टेट का हमारा कोई रिलीजन नहीं है। लेकिन अगर इन तीनों कंट्रीज़ की बात करें तो इन्होंने इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन माना हुआ है और यही कारण है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
दूसरा एक रीज़न है यहाँ पर असम अकॉर्ड से रिलेटेड। अब जब असम अकॉर्ड होता है तो असम अकॉर्ड के अंदर जो डेट दी गई थी सरकार के द्वारा, और असम की जो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टूडेंट यूनियन थी और अकॉर्ड करवाते हैं, तो उसमें डेट ये था कि 1971 से पहले जो आ चुका है उन्हीं को सिर्फ मान्यता मिलेगी, उन्हीं को सिर्फ असम में रहने की नागरिकता मिलेगी, किसी नए इंसान को यहाँ पर नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो डेट है वो 2014 की कर दी है गवर्नमेंट में। तो ये जो असम अकॉर्ड था उसके साथ में मैच नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए भी लीगली पिटिशन लग रही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या लीगल प्रोसीडिंग अभी होंगी या हो रही हैं। तो IUML और जो अदर्स हैं वो एक्चुअली में इसके ऊपर एक स्टे चाहते हैं। अब स्टे क्यों चाह रहे हैं, उनका रीज़न यही है कि देखिए हमारे साथ गलत किया जा रहा है, हमारे अकॉर्ड को नहीं माना जा रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये स्क्रूटिनी हो रही है सिटीजनशिप एप्लीकेशन के ऊपर। और उनका ये भी आर्ग्यूमेंट है कि कैसे जो ये इम्प्लीमेंटेशन है इसको लागू तब करना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लीगल क्लियरिटी यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने क्या लगाया, पिटिशन लगाई, इसी वजह से इसके ऊपर स्टे ऑर्डर आना चाहिए कि इसको रोका जाए। एट द एंड हम यही समझ सकते हैं पूरे आर्टिकल से कि कैसे CAA जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन का जो कारण हमें दिखाई दे रहा है सरकार की तरफ से, वो दिख रहा है कि वो सिटीजनशिप प्रोसेस को यहाँ पर ईज्ड बनाना चाहती है, आसान बनाना चाहती है। लेकिन उसमें काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट हमें हर्डल भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस है, लीगल हर्डल्स है, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं, फेयरनेस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि कितने न्यायपूर्ण संगतपूर्ण तरीके से ये किया जा रहा है, इंटीग्रिटी पे सवाल उठा है। और एक लीगल बैटल जो है वो अभी भी चल ही रही है, जिसमें इंडिया की डेमोक्रेटिक और सेक्युलर दोनों ही वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ पर स्क्रूटिनी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा सवाल उठते नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे YouTube के साथ में एक्चुअली में टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप है जहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसी की कमेंट बॉक्स में। और इस पे आपको फ़ायदा क्या होगा ज्वाइन करने का, जो भी न्यूज़पेपर हम यहाँ डेली के डिस्कस करें उन्हीं के आपको प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाते हैं वहाँ पर, यानी कि आपको कोई भी अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स में जो भी पूछा जा सकता है उससे वो आपको वहाँ पर मिलेगा। मेन्स में अगर सवाल आता है तो वो किस प्रकार से आएगा उसका आंसर आपको फॉर्मेट जो है मेंस का होता है उसी के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF, इसकी जो PPT है वो भी आपको उसके अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हैज़ पॉवर्टी रियली ड्रॉप टू 5% इन इंडिया। देखिए आर्टिकल बात कर रहा है इंडिया की गरीबी के बारे में, जो क्लेम बनाए जा रहे हैं, क्या क्या डाटा निकल के आया है, क्या क्या डेफिनेशंस है और क्या डिबेट्स है अभी। तो ये 3 चीज़ों को आज इस आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है पॉवर्टी की और क्या डाटा है, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। और एट द एंड हम डिबेट देखेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया की जो गरीबी है वो 5% से डिक्लाइन कर गई है, यानी कि कम हो गई है। क्या वो सच है, क्या उसके अंदर कोई सच्चाई है, तो चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग की तरफ से जो CEO हैं नीति आयोग के, उन्होंने सजेस्ट किया है कि कैसे इंडियंस जो है वो पॉवर्टी लाइन से पहले जो रहते थे वो एक्चुअली में 5% यहाँ पर कम हो गए हैं। ये कैसे कहा है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक सर्वे किया है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि 2022-23 का सर्वे, जिसके अकॉर्डिंग हमें बहुत सारी बातों का पता चला। रूरल के अंदर, अर्बन के अंदर लोग कितना खर्च कर रहे हैं, डेयरी के ऊपर लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, खाने के ऊपर लोग अपनी इनकम से 50% से कम खर्च कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से हमने एक एक इसके पहलू पे बातें की, एक एक पहलू को इसको समझा जो कि रोज़ न्यूज़पेपर के अंदर आता था। लेकिन इसी का एक पहलू है कि कैसे गरीबी पे इसने बात की। और यहीं पर जो ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, ये ऑथर बात कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं है, क्या सही में इकोनॉमिक रियलिटी को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। खैर, गरीबी को समझने से पहले हमें गरीबी के बारे में एक्चुअली में पता होना चाहिए। तो पॉवर्टी खुद में है क्या। पॉवर्टी की बात करें तो जो पॉवर्टी लाइन है इंडिया के अंदर, एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई है, गरीबी रेखा बनाई गई है कि इससे अगर कोई नीचे है इंसान तो वो क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा इंडिया के अंदर। तो जो पॉवर्टी लाइन है इंडिया में वो अभी थोड़ी सी इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे बदल रही है। और करंट एस्टिमेट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल्स है इंडिया के अंदर वो लेस देन 5% है, बस 5% ही इंडियंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं।
हाउएवर डिबेट जब उठती है कि ये जो एग्जिस्टिंग पॉवर्टी की आप बात कर रहे हो, उसके मेजर्स, उसकी जो तुलना आपने की है, जिस हिसाब से आपने उसको मापा है, उसका मापन किया है, वो कितना एक्यूरेट था, वो कितना एडिक्वेट था, वो कितना सही था एक्चुअली में। तो यहाँ पर जो बात की गई थी वो की गई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की। अलग अलग डायमेंशंस इसमें देखे गए कि कैसे कोई अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहा है, खाने पे कितना है, सारी चीज़ों के ऊपर हिसाब लगाकर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यहाँ पर निकाली गई। और वो एक ऐसा था जो पॉवर्टी लाइन को चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर चेंज कर रहा था। जैसे 2011 और 12 का डाटा देखा जाए तो जो पॉवर्टी लेवल था इंडिया के अंदर, वो सेम पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो आज है वो 12.5 निकल कर आता था। लेकिन अगर आज हम 2024 में निकालें तो हमें समझ में आता है कि अभी जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं लोग, वो क्या माना जा रहा है कि कोई अगर महीने का 1500 रुपये कमा लेता है गाँव के एरिया में, अगर वो ग्रामीण में रहता है तो वो क्या होगा, गरीब नहीं होगा, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना गया। और कोई अगर अर्बन एरिया में रहता है, शहरों में रहता है, और वो महीने के 1800 रुपये से ऊपर कमा लेता है, तो भी उसको हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर मानेंगे। तो ये एक अलग ही तरीके का है। क्या इसमें सारी चीज़ें, किसी का खर्च पूरा का पूरा एक परिवार का निकल पाएगा, इतने पैसों में नहीं निकल पाएगा, ये हमें रियलिटी में इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी में ऑथर्स ने सवाल उठाया है डाटा डिस्क्रेपेंसीज़ का। अब इसमें क्या बातें हो रही हैं, देखिए बहुत सारी डिस्क्रेपेंसीज निकल कर आई हैं, खास करके कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के अंदर। यानी कि कंजप्शन जो है वो कितना ज़्यादा है यहाँ पर, उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है उपयोग में जो करना है, उसमें क्या क्या फ़र्क आ रहा है, इनकम की ग्रोथ कितनी कम हो रही है। आप कह रहे हो कि लोगों की ग्रोथ बढ़ी है, लेकिन एक्चुअली में इनकम की ग्रोथ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ये भी एक सवाल उठता है। तो ये सारे सवाल जो उठ रहे हैं वो एक्चुअली में रिलायबिलिटीज़ जो है इकोनॉमिक डाटा की, उसकी रिलायबल हमें उसके ऊपर कितना रहना चाहिए, उनमें सारा का सारा सवाल उठा रहे हैं। अब यहीं पर ऑथर्स ने एक और बात बताई कि आप लोग कह रहे हो कि ठीक है लोगों के वेजेस बढ़ गए हैं, यानी कि डेली के जो उनको पैसे मिलते हैं, दिहाड़ी जो होती है, किसी को काम करने की तनख्वाह जो मिलती है वो बढ़ गई है, वेतन उनका बढ़ गया है। लेकिन इन एक्चुअलिटी के अंदर अगर हम जाएँ तो देखिए ये जो वेजेस बढ़े हैं वो बहुत ही, पहली बात तो स्टेगनेंट है, यानी कि बहुत ही कम बढ़े हैं। 2011 में आप देखेंगे तो हो सकता है किसी को डेली के पूरा दिन काम करने के 800 रुपये मिलते हो या 500 मिलते हो, और वो 2024 के अंदर 800 हो गए होंगे। लेकिन आपने ये फ़र्क तो देख लिया है 300 रुपये का, लेकिन क्या आपने ये फ़र्क देखा कि क्या आपने इसमें से इन्फ्लेशन को माइनस किया, क्या आपने इसने महंगाई को इसमें से घटाया, जोड़ा, और उसके बाद आपकी कितनी बढ़त हुई है महंगाई के साथ साथ, वो आपने गिना? तो वो नहीं गिना गया है। इसी वजह से ये जो डाटा निकल के आया है वो अनरिलायबल है। आप इसके ऊपर पूरा का पूरा यकीन यहाँ पर नहीं कर सकते हो। तो स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा है डाटा एक्यूरेसी को लेके और डाटा की ट्रांसपेरेंसी को लेके भी। और लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस वर्सेस न्यूट्रिशनल वेलबींग की बात की गई है कि जैसे जैसे जो स्पेंडिंग है, खर्चा जो बढ़ रहा है नॉन फूड आइटम्स के ऊपर, हमें हाउस होल्ड से पता चला कि कैसे पहले जो स्पेंडिंग होती थी उसमें कमाई का 50% से ज़्यादा जो अमाउंट था वो खाने की चीज़ों पर लग जाता था। लेकिन अब जो चीज़ें लग रही हैं वो नॉन फूड आइटम्स पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो बिना खाने से अलग भी किसी चीज़ में निकाल सके। लेकिन ये चीज़ केवल और केवल इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो दिखा रही है, लेकिन इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी तो आप देख पा रहे हैं ना कि पोषण तो इसमें नहीं मिल रहा है। हाँ, इकोनॉमिकली हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हों, लेकिन उन्हीं का सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है यहाँ पर, उनके अंदर यहाँ पर न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज हैं, डाइटरी पैटर्न लोगों के चेंज हो रहे हैं। और ऐसा भी हो गया है कि प्रोपोर्शन की, न्यूट्रिशन की बात करें तो मिनिमम न्यूट्रिशियस डाइट को खरीद पाना भी एक्चुअली में बहुत बड़ा एक सोशो इकोनॉमिक चैलेंज की तरह निकल कर आ रहा है। तो कितनी ज़्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, कितनी नहीं है, इन्हीं चीज़ों पे हमें इस आर्टिकल ने बहुत सारे अलग अलग पहलू दिखाए और इन्हीं में इन्होंने बताया कि कैसे इंडिया की जो प्रोग्रेस है पॉवर्टी रिडक्शन के अंदर, वो एक्चुअली में अभी भी डिबेट की उस पर जा सकती है, डाटा की रिलायबिलिटी के ऊपर, डाटा की एक्यूरेसी के ऊपर। पॉवर्टी की जो डेफिनेशंस दी गई हैं क्या वो सही में ठीक है, नहीं है, आपने
जस्ट आपको लगा कि 1400 से अगर किसी के महीने की कमाई है तो वो गरीब हो जाता है, लेकिन 1500 अगर कोई कमा रहा है तो क्या वो सही में गरीबी से बाहर निकला है, नहीं निकला है? तो ये सारे मुद्दे एक्चुअली में डिबेट इन पे की जा सकती है। तो अभी जो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं वो सिर्फ इलेक्शन को तरफ से एक अच्छा खुशहाल इंडिया दिखाने की बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए, रियलिटी में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए, ना कि कुछ आंकड़ों को जस्ट हटा देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नॉर्थ इंडियन डाइट हाई सोल्ट लो ऑन पोटेशियम प्रोटीन स्टडी। अब देखिए कि ये मिनिस्ट्री यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। एक रिसेंट स्टडी की गई है नॉर्थ इंडियन डाइट से रिलेटेड, जो कि रेड फ्लैग्स दिखाता है। स्टडी में पता चला है कि कैसे जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो ज़्यादा सोल्ट खाते हैं, न्यूट्रिशंस जैसे कि पोटेशियम या प्रोटीन हो वो इनका कम होता है। प्रोटीन सोल्ट इंटेक काफ़ी ज़्यादा है, पोटेशियम इंटेक काफ़ी कम है, जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हाई बीपी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ये सारी की सारी बीमारियां यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़्यादा बिक रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समझ में आती है। इससे ज़्यादा इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो लेने का हो। ये आपका जीएस पेपर 3 के लिए हम इसको एज अ डाटा की तरह या प्रीलिम्स के लिए एज अ एक लाइनर जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इन इशूइंग एआई एडवाइजरी माइटी बिकम ए डाइटी। देखिए कैसे इन्होंने यहाँ पर वर्ड को यहाँ पर वर्ड प्ले किया है माइटी डाइटी के साथ। डाइटी होता है कोई देवता और माइटी होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इनको बोला है कि कैसे एआई की रेगुलेशन के लिए जो एडवाइजरी निकाली गई है डिपार्टमेंट से डाइटी बनने का, वो क्या यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि पहले डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के नाम से जाना जाता था, यानी कि डाइटी के नाम से ही जाना जाता था, उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। अभी जो रिसेंट की एडवाइजरी उन्होंने निकाली है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी। एडवाइजरी यानी कि किसी चीज़ के ऊपर आप सलाह दे रहे हो, तो एडवाइजरी जो इशू की गई थी वो 1 मार्च 2024 को इशू की गई थी, और इसने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को यहाँ पर निकाल दिया। बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, स्टार्टअप जो कर रहे थे, फाउंडर्स वगैरह, तो उनको कंसर्न हुआ लीगल बेसिस पे लेके कि कैसे जो एडवाइजरीज है, कैसे जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं माइटी के द्वारा, उनको निभा पाना आसान होगा भी या नहीं होगा। तो क्या क्या यहाँ पर बातें, सबसे पहली है लीगल एम्बिग्विटी, यानी कि माइटी ने जो एडवाइजरीज निकाली है उसमें क्लियर लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने दिया है, और ये जो लीगल फ्रेमवर्क है ये एक्चुअली में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। तो ये जो आईटी एक्ट है 2000 का, ये आईटी एक्ट है, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए उसकी इन्फोर्सेबिलिटी को लेकर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास में बहुत सारी लैकिंग है अभी फ़िलहाल में, उनके पास इतना ज़्यादा डाटा है नहीं। फिर भी माइटी ने बहुत सारी मल्टीपल एडवाइजरीज निकाली, कॉम्प्लाइंस प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि अगर आपने ये सारी बातें नहीं मानी तो आपके ऊपर आईटी एक्ट के तहत ये पेनल्टी लगेंगी, ये जुर्माना आपको लगेगा, पनिशमेंट आपको मिलेंगी। तो लेटेस्ट एडवाइजरी जो एआई की है उसने भी ऐसे ही अनप्रेसिडेंट गवर्नेंस मेजर्स यहाँ पर दिखाए, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एआई की मॉडल लाइसेंसेस होगी वो किस प्रकार से दिया जाएगा, उसमें कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं की जा रही है। सभी को अपना जो एआई बनाया जा रहा है, जो अभी यहाँ पर ट्रायल फेजेस में है, आप उसको डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हो, पॉपुलेशन को नहीं दे सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी और भी पॉइंट्स यहाँ पर निकल कर आए, और ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ऐड कर रहा है। दूसरा क्या है कि अनडिफाइंड टर्म्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली इसको बोला जा सकता है, कि कैसे जो रैपिड एशुएंस की गई है एडवर्सरीज को, उन्होंने मीडिया के अंदर जैसे कि क्यों किया गया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट हो रहे थे। देखिए कैसे सबसे पहले हम डीप फेक से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोवर्सीज हो रही थी, फिर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ यहाँ पर पोस्ट आ रही थी, फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रिलेटेड कैसे कुछ गलत यहाँ पर टेक्स्ट निकाला गया। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एक फुल एडवाइजरी टेक्स्ट निकाला गया, जो कि प्रेस रिलीज किया गया, सोशल मीडिया पोस्ट पर अंडरमाइन ट्रांसपेरेंसी उसमें दिखाई, अकाउंटेबिलिटी में भी थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम रहा। तो लैक ऑफ क्लियरिटी जो है एडवाइजरी टर्म्स के अंदर, उसने अनसर्टेनिटी और क्रिटिसिज्म को यहाँ पर जन्म दे दिया। अब ये लिख कौन रहे हैं, अपार गुप्ता यहाँ पर ऑथर है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर एक एडवोकेट है। फिर ये लास्ट में बोलते हैं कि कैसे ओल्ड फैशन से नाउ डेलिब्रेशन, यानी कि एक कल्चर इन्फ्लुएंसर बन गया है।
माइती यानी कि मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि एग्जाम्पल लिया है एडवाइजरी रेगुलेशंस का, और उन्होंने फॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होना चाहिए था सोशल मीडिया से, पॉलिसी मेकर से, क्योंकि हमने हमारे एमपीज़ को चुनकर लोकसभा राज्यसभा के अंदर भेजा हुआ है, तो उनको फॉर्मली एक कानून जो बनाना चाहिए था उसको बाईपास कर दिया है, क्योंकि कानून कोई बना है नहीं। उन्होंने क्या किया, जस्ट एक एडवाइजरी निकाल दी। कहाँ से सीख ली है कि अलग अलग कल्चर्स में यूके से जैसे ऐसा हुआ था तो वहाँ से उन्होंने इसको देख लिया है। इवन एक जो ट्रेंड निकला है मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के द्वारा, जब उन्होंने ट्विटर में क्लियरिफाई किया कि शॉर्ट टर्म विजिबिलिटी जो है वो अभी हम देख रहे हैं एआई से रिलेटेड, अभी हम इसके ऊपर और काम करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर डिजिटल ऑथराइजेशन के ऊपर काम किया जाएगा और उसके बाद ही कानून लेके आया जाएगा। तो बहुत सारी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। मेंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेंस के लिए आपको इस आर्टिकल को, इवन इस टॉपिक को पूरा का पूरा एआई एंड इट्स एडवांटेज, इट्स डिसएडवांटेज, इसका आपको अलग से जो रेगुलेशन होता है वो क्यों ज़रूरी है करना, तो ये सारे 2, 4, 8, 10 जितने भी पॉइंट इसमें से निकल पाए वो सारे के सारे आपको निकाल लेने चाहिए और अपना पूरे के पूरे नोट्स के रूप में इसको तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है स्पेयरिंग नो वन कार्डियक रिस्क प्रेजेंट इवन अमंग इन द पुअर। देखिए ये जो स्टडी की गई है ये ग्लोबल स्टडी है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की ये बातें हो रही है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड बातें हो रही हैं कि कैसे वो पुअर्स के अंदर भी हैं, बहुत ज़्यादा गरीबों के अंदर भी हैं। क्यों ऐसा बोला जा रहा है टाइटल के द्वारा, क्योंकि कन्वेंशनली ऐसा माना जाता था कि जो इंडिविजुअल एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं उनको यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कम होती है। कारण थे उनका लाइफस्टाइल। एक तो वो कैलोरीज कम इनटेक करते हैं, यानी कि कैलोरीज उनकी बॉडी में कम जाती है। दूसरा उनकी जो डाइट होती है वो एक्चुअली में प्लांट बेस्ड होती है, ज़्यादा वो लोग कुछ ऐसा खाते नहीं है, सिर्फ प्लांट बेस्ड जो सिंपल उनके पास होता है। और तीसरा जो वो जिन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं, गरीबी के अंदर है तो बहुत सारी जो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी वो लेबर की होंगी, ज़्यादा काम करने की होंगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल फैक्टर दिखा रही हैं। उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा है, लो कैलोरी इनटेक है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी, उनको रिस्क कम होता था हार्ट अटैक्स का या इन डिजीज़ का। अभी क्या हो गया है कि एक ग्लोबल स्टडी की गई है जिसमें वर्ल्ड बैंक के अंदर जो सर्वे किया गया था उसमें से 78 स्टडीज़ की गई हैं 78 देशों के अंदर। जितने भी सर्वे उनकी फॉर्मल गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर टारगेटेड इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है हेल्थ केयर एक्सेस को वनरेबल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वेरी पुअर जो होते हैं उनके भी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ क्या समझ में आता है कि अंजप्शंस को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। कैसे हुआ है, क्योंकि जो स्टडी पब्लिश हुई है द नेचर के अंदर उसमें ह्यूमन बिहेवियर को यहाँ पर देखा गया, जिसमें एनालाइज किया गया कि 105 हाउस होल्ड सर्वे 78 कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें 85% जो पॉपुलेशन है वो लोगों की ऐसी है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली रह रहे हैं। और जो अंजप्शन किए जाते थे, जो सोचा जाता था, ऐसा माना जाता था कि सीवीडी जो है वो तो एक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जो एक्चुअली में किसी जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ होती हैं या फिर हाई इनकम कंट्रीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है लाइफस्टाइल उनका थोड़ा सा ख़राब होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, लिमिटेड एक्सेस ट्रीटमेंट का कम होता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी में उनको इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है, खास करके हाइपरटेंशन के अंदर। अडल्ट्स में और भी ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट कम मिल पाता है। और ये देखा गया है कि पुअर्स में भी इनका जो रिस्क है वो उतना ही ज़्यादा है जितना ज़्यादा हम अलग अलग उनमें देख पाते हैं। इम्प्लीकेशन क्या है हेल्थ पॉलिसी से लेकर, तो फाइंडिंग ने ये भी बताया है कि सीवीडी जो है उसके इम्पोर्टेंस को एड्रेस करना चाहिए पुअर के अंदर भी। खासकर जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो हमें देखकर बनानी चाहिए, केयर डिलीवरी अच्छे से हो सके। और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है उनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही ये सेक्शन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा वनरेबल है, ये खुद से अपनी हेल्प इतनी ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। और इनकी हेल्थ की इक्वलिटी के लिए, ताकि इनको भी इक्विटी के साथ साथ इक्विटी मिल सके, तो इसकी वजह से इनके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। और जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो भेदभाव है हेल्थ केयर एक्सेस में, उसको ख़त्म करने के लिए पॉलिसीज़ पे ध्यान देना चाहिए सभी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वर्ल्ड वाइड उनको। इसके लिए क्या करना होगा, एक टारगेटेड इंटरवेंशन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट और जो हेल्थ केयर हैं उनको जितने भी उनके यहाँ पर सिटीजन हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, जो भी किसी को भी हार्ट रिलेटेड रिस्क होता है
पुअर्स के अंदर में उनको टारगेटेड एजुकेशन देनी पड़ेगी, अवेयरनेस जागरूकता फैलानी पड़ेगी, स्क्रीनिंग प्रोग्राम आप यहाँ पर कर सकते हैं। इवन इसके अलावा इनिशिएटिव्स किए जा सकते हैं जैसे कि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ के लिए यहाँ पर अवेयरनेस किया जा सकता है, नेशनल लेवल पे प्रोग्राम लाए जा सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए। और जो स्ट्रोक डेमोन्स्ट्रेट एफर्ट होते हैं कि मान लीजिए किसी को स्ट्रोक आ गया है तो उस टाइम पे आपने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि ऐसी सिचुएशन है, आप लोग हॉस्पिटल में अभी नहीं जा सकते हो, तो अब आप लोग क्या करोगे, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा करके दिखाना चाहिए। एफर्ट्स करने पड़ेंगे तभी जाके हम ये देख सकते हैं कि कैसे इफ़ेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। एक सच्चाई यहाँ से यही समझ में आती है, जीएस पेपर 3 के हेल्थ के पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और हम वहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि कैसे इस आर्टिकल से सीख कर कि कैसे यहाँ पर जो स्टडी है वो दिखा रही है कि सीवीडी ये बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल्स के अंदर हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको हेल्थ केयर इतना अच्छे से मिल नहीं पाता है। तो इफ़ेक्टिव मिटिगेशन लेकर आने पड़ेंगे रिस्क फैक्टर को, ताकि टारगेटेड इंटरवेंशन हो सके, एक्सेसिबल हेल्थ केयर उनको मिल सके, ऑन गोइंग इवेल्युएशन हो, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम अभी फ़िलहाल चल रहे हैं उनकी ढंग से जाँच की जा सके, और जितनी भी जिसको जितनी यूनिक नीड है, जो भी वनरेबल पॉपुलेशन है उसको भी यहाँ पर उनकी नीड्स के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार उनका प्रोग्राम ऐसा बनाओ जो उसको एड्रेस कर सके, जो उनको जो चीज़ें चाहिए हैं वो उनको दिलवाया जा सके। तो ये सारे काम यहाँ पर करने चाहिए। इवन हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे तमिलनाडु के अंदर मल्लाई थेड़ी नाम का एक स्कीम चलाई गई है जिसमें ये किया गया है कि स्पेसिफिकली ये जो गैप है हेल्थ केयर सिस्टम में उसी को भरने के लिए इसको बनाया गया है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनके लिए डोर स्टेप पे लोगों के घरों के ऊपर जाकर, उनके दरवाज़ों पे जाकर उनको जो हेल्थ केयर है, जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि समय से टारगेट ऑडियंस को इफ़ेक्टिवली यहाँ पर ठीक किया जा सके। ये जो स्कीम आई थी 2001 से चल रही है और लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके घरों में जाया गया है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर दवाई लेते हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड। 1.8 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ड्रग्स ली हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड दवाइयाँ ली हैं उन्होंने, जो मधुमेह होता है उससे रिलेटेड। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया है जिसको अच्छे से रेगुलेट यहाँ पर किया जा सकता है। तो रिस्क फैक्टर यही है, ऐसे ही काम आपका होना चाहिए। आज के हम लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ गए हैं जो कि है हाउ टर्म्स ऑफ मैनी स्टेट असेंबलीज कुड बी रिड्यूस। देखिए क्या बात कर रहा है आर्टिकल में बातें हो रही हैं कि किस प्रकार से जो स्टेट असेंबलीज हैं, यानी कि आपकी जो स्टेट की असेंबली होती हैं, इलेक्शन जिनमें होगा 2029 के अंदर, उसको हम साइमल्टेनियसली करवाना चाहते हैं ताकि जो लोकसभा के इलेक्शन हो प्लस जितनी भी स्टेट्स हमारी हैं उनके अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो 2029 में एक साथ और उसके बाद से लगातार एक साथ ही वो होते जाए। अब इसको करवाया कैसे जाए, तो फॉर्मर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे रामनाथ कोविंद जी, उनको रिपोर्ट बनाने के लिए इस पर रखा गया था और उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट ऐसा चाहती है तो वो एक ही तरीके से होगा। 2029 के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जिनके अंदर 5 साल की गवर्नमेंट चल जाएगी, जैसे कि हरियाणा यहाँ पर एक ऐसी स्टेट है। फिर हम देख पाएंगे सिक्किम को, आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को, जिनका जो इलेक्शन है वो अभी 2024 में ही होगा और उसके बाद 5 साल तक इनकी गवर्नमेंट रहेंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, इवन राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिनके जो इलेक्शन होने वाले हैं वो इलेक्शन एक्चुअली में आपको 2027 या 28 में ही होंगे। और फिर उनकी जो गवर्नमेंट बनेगी, नई जो गवर्नमेंट बनेगी, चाहे पूरी पॉपुलेशन का उनके साथ साथ हो, वो 1 साल या फिर 1.5 साल के लिए ही पावर में रहेगी। तो इसी वजह से क्या किया जा सकता है कि ये जो इलेक्शन होंगे इनके लिए आर्टिकल 83 के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 172, 172 जो कि स्टेट की असेंबली के यहाँ पर रेलिवेंस रखता है, और आर्टिकल 83 जो कि लोकसभा के इलेक्शन की बातें करता है, उन दोनों में अमेंडमेंट किया जाएगा
ताकि ये जो इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट अभी जब जीत जाती है, मान लीजिए 2024 में अगर कोई भी गवर्नमेंट आती है और वो चाहती है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन करना है, तो इसके लिए उनको इस पर काम करना पड़ेगा। और इसी तरीके से उस पर काम हो सकता है कि काफ़ी स्टेट्स में आपकी जो गवर्नमेंट होगी वो कम समय के लिए बनाई जाएगी। अब ये कैसे होगा, इसमें हो सकता है कि प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन यहाँ पर आए और उसके बाद इसके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई हो। और लास्ट हमारा एक और आर्टिकल है जो कि है होलसेल फूड इन्फ्लेमेशन स्पीड अप इन फेब्रवरी ऑन अनियन टमाटोज। तो होलसेल जो होता है फूड के अंदर, खाने के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है, महंगाई आई है, वो काफ़ी स्पीड से बढ़ी है अनियन टमाटो के ऊपर। तो होलसेल बेस्ड जो इन्फ्लेशन होता है वो मार्जिनली 0.2% से लास्ट महीने के अंदर बढ़ा है। और 8-10 प्राइमरी फूड आइटम्स के ऊपर उसको आप और ज़्यादा देख पाएंगे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स वगैरह, फ्यूल, पावर, रजिस्ट्रेशन, ये सब है। और फूड में भी जो फूड इंडेक्स है क्विकली वो 4.1 से 3.8 से 4.1 पे आ गया है जनवरी के अंदर, और अब वो जनवरी से बढ़ के 4.5 पे हो गया है फरवरी के अंदर। टमाटर के जो प्राइसेस हैं वो लगभग 60.5% से बढ़ गए हैं। पोटैटो लगभग 15% से बढ़ा है 12 महीने के अंदर। ओवरऑल जो फ्यूल के प्राइसेस है, गैसेस के प्राइसेस है, वो भी यहाँ पर 1.6% के बढ़े हुए हैं अगर आप फरवरी 2023 से फरवरी 2024 में इसको कंपेयर करेंगे तो। खैर, यहीं पे आज के हमारे दोनों न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे हौसला मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सो